हर हर गंगे, हर हर महादेव। और स्वामी जी को प्रणाम। हम आप स्वामी जी पूनम गिरी जी के पास हैं और उनके दर्शनों का लाभ आप सब करिए। स्वामी जी के बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि शीतकाल में स्वामी जी नीचे रहते हैं, अपने कंदराओं में योग ध्यान में लिप्त रहते हैं। और अभी इस समय उनका सौभाग्य, सभी का सौभाग्य है कि उनके दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं गंगोत्री में। स्वामी जी हर हर महादेव, प्रणाम आपको। तो स्वामी जी, जो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपने लास्ट टाइम बोला था, एक वर्ष 2-3 साल पहले, 2-3 साल पहले, तो उस वीडियो में आपने करीब करीब जो बातें कही थी कि विश्व में ऐसा वातावरण हो सकता है, और करीब करीब वही चीज़ आज हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका का युद्ध हुआ है, ईरान, अमेरिका, इजराइल, इस तरह का जो ये वातावरण पूरे विश्व में चला है, तो करीब करीब वो बातें दिखाई दे रही हैं। लास्ट ईयर हमने देखा कि धराली में भी बड़ा वो जल प्रलय हुआ, तो आपने एक तरह से ये चेतावनी उस वीडियो में दी थी। तो ये सभी लोग कह रहे हैं, भक्तगण भी पूछ रहे हैं बार बार कि इस आप स्वामी जी से और आगे जरूर वार्तालाप करें। स्वामी जी, कुछ आप क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ऐसा ये तो खुद जानबूझ के मनुष्य ऐसा कर रहा है जी। ये सृष्टि क्या एक प्रकृति है जी। प्रकृति एक स्त्री का नाम है जी। अगर किसी लड़की या स्त्री से आप सम्मान से बात करिए तो वो क्या आपको मारेगी? आपके साथ मधुरता से, प्यार से बात करेगी। जी। अगर आप उसके साथ अभद्रता का व्यवहार करेंगे तो वो मारेगी झापट आपको। जी। इसी प्रकार से आज ये समस्या उत्पन्न हो रही है। जी। इस समस्या को उत्पन्न करने वाले मनुष्य हैं। जी। आज हमारे माननीय मोदी जी को बोलना पड़ा कि सोना मत खरीदो, तेल कम जलाओ, तेल कम खाओ, और यात्रा बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो। आखिर ये कारण क्यों हुआ? ये कारण हुआ जी। हमें अपना इतिहास को पढ़ाना गुनाह हो गया है। बताओ सर। कुछ समय पहले जी। एक गौतम खट्टर जी हैं उत्तराखंड के, उन्होंने गोवा में कोई ईसाई हुए थे जो महिलाओं की छाती काट देते थे और लाल सलाइया लोहे की करके उनके गुप्तंगों में घुसाड़ देते थे, आदमियों के हाथ काट के उस खंबे पर लटका दिए जाते थे। वो लोग कहने लगे वो हमारा भगवान का वो है, दूत है। उसने कहा कि नहीं, ऐसा आदमी आतंकवादी होता है जो क्रूरता का प्रयोग देता है, उसे हम मसीहा नहीं कह सकते हैं। अभी उदाहरण तौर पर तो उसको क्या हुआ कि ऐसा बोलने पर गोवा सरकार ने आदेश देकर 24 घंटे में कार्रवाई करके उसको अरेस्ट करा गया। वो नहीं मिला, वो हिमाचल में घूमने गया था, तो उसको मालूम ही नहीं कि मेरे पे नोटिस निकाल दिया गया है, अरेस्ट वारंट। तो उसके भाई को देहरादून से पढ़ने वाले विद्यार्थी को उठा लिया गया बिना वार्निंग, उसके वार्निंग के। कुल्लू से उसको अरेस्ट किया गया, उसकी जमानत हुई है। क्या गुनाह किया था? एक इतिहास तो बताया। अगर वो इतिहास गलत है तो उसकी सीबीआई जांच हो, हम उसको सजा देंगे, उस गौतम खट्टर को। अगर वो सही न्यायपूर्वक नहीं ला तो वारंट देने वाले को, आदेश देने वाले को गोली मारी जाएगी। अभी तमिलनाडु की संसद में किसी नेता ने कहा विधानसभा में कि सनातन को जड़ से खत्म कर दो, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये मोदी जी सुन नहीं रहे हैं। यही कारण है जो आज ये तबाही मचने वाली है। क्यों? आरक्षण कर दिया, दिमाग जिसके पास है नहीं उनको तुम रिसर्च करता बना दिए। हमारे यहाँ तेल की कमी नहीं पड़ रही जी डॉक्टर साहब, पूरा बिहार और बंगाल गैस के ऊपर बसा हुआ है। निकाल लो, दिमाग ही नहीं तुम्हारे पास निकालने का। पूरा रेगिस्तान, बीकानेर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर और कच्छ का इलाका, अरब सागर का तट मुंबई तक पूरा तेल ही तेल भरा पड़ा है। निकाल लो। हमारे यहाँ जो मेघालय नाम की जगह है उसके अंदर यूरेनियम भरा पड़ा, यूरेनियम, जिसकी परमाणु भट्टियां चल रही हैं, परमाणु बम बन रहे हैं। निकाल लो, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है, निकालने का तरीका ही नहीं है। अब जब बाहर से लड़ाइयाँ लग रही हैं, तेल और गैस नहीं आ रहा है, तुमने निकाला नहीं क्योंकि आरक्षण करके, और विद्युत जिसके पास है ही नहीं, 500 में से 11 नंबर उनको तुम गणित के मास्टर बना रहे हो, वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा? क्या विकास होगा बच्चों का? जिस देश का नाश करना, उसकी संस्कृति और उसकी शिक्षा का नाश कर दो, ऑटोमेटिक नाश हो जाएगा। गंवार और अनपढ़ हो जाएंगे। आज सब नदियों में दूषित बना कर दिया है, तो इसीलिए कि विदेश से तेल आ रहा है, लड़ाई की वजह आना बंद हो गया। तो तेल नहीं होगा तुम्हारी गाड़ियाँ कहाँ से चलेंगी? गैस नहीं होगा तुम्हारा खाना कहाँ से बनेगा? तो समस्या तो ये बाहर से हो रही उत्पन्न, जो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका हमेशा धोखेबाज रहा है। मेरा तो कहना यही है मोदी जी से भी और देशवासियों से भी कि अमेरिका के चक्करों में नहीं पड़ो। सन 71 में अगर रूस नहीं होता, भारत को कच्चा समझ जाता अमेरिका। उसने अपने बेड़े और पनडुब्बियां भेजी थी रूस ने, हम उसे एहसान बंद कर, एक ही बार उसने हमको धोखा दिया।
जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को ताशगंज में मरवा दिया गया, और यहाँ आया तो उसकी डॉक्टरी भी नहीं हुई, उसकी मेडिकल भी नहीं हुआ। एक देश का प्रधानमंत्री था, ईमानदार प्रधानमंत्री था कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस में 2 ही नेता ईमानदार मेरे को दिखाई दिए, एक सरदार भाई पटेल और एक लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल ही था वास्तव में। अब हमारे अशोक चक्र में जो स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह है, ऊपर 4 मुंह वाला शेर है, उसके नीचे एक चक्र है, उस चक्र के एक तरफ घोड़ा और एक तरफ बैल है। तो बैल जो है वो राष्ट्रीय चिन्ह का एक प्रतीक है, गोवंश। तो फिर इस देश में गोवंश कैसे माना जा रहा है जब राष्ट्रीय चिन्ह का तुम अपमान कर रहे हो और कह रहे हो बाघ मत मारो, हाथी मत मारो, ये राष्ट्रीय पशु है, पक्षी है। अरे बैल भी तो है राष्ट्रीय पशु, अशोक चिन्ह में उसका प्रमाण है, या उस चिन्ह को हटा दिया जाए। तो इनका बुद्धि तो खराब हो गई है। सच कहने वाले को अरेस्ट कर लेंगे। हाँ, हमारा इतिहास पढ़ाया जाए, जो नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी गई, 6 महीने तक पुस्तकालय जलता रहा, क्या दुश्मन थे किताबों से? अरे ज्ञान की चीज थी, तुम भी पढ़ लेते अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आता तो। भाई किसी की पुस्तक हो, चाहे हिंदुओं की हो, चाहे मुसलमानों की हो, चाहे ईसाइयों की हो, चाहे सिखों की हो, चाहे बुद्धिस्टों की हो, किसी ग्रंथ को नहीं जलाना चाहिए। अगर उसको पढ़िए आप, अगर आपके कुछ काम की बात है तो रख लो, नहीं है तो मत रखो, उसको छोड़ दो, मत स्वीकार करो। क्यों, क्या जरूरत है उसको तोड़ने की? आज हमारे जो राजा भोज का बनाया हुआ जो संस्कृत विद्यालय था, सरस्वती नाम का, उसको तोड़ के मस्जिद बना के उसको दरगाह बना दी, दरगाह है जी, जबकि इनके तो कुरान में लिखा कि पक्की दरगाह बनाने का आदेश ही नहीं है, मोहम्मद साहब की दरगाह नहीं है। कहीं बता दो मोहम्मद साहब की दरगाह कहीं है तो ये फिर ऐसे कैसे कब्जा करने के लिए? किसी अरब कंट्री में वफ़द बोर्ड नहीं है, जहाँ खुदा पैदा हुआ, मोहम्मद साहब पैदा हुए, वहाँ वफ़द बोर्ड नहीं है। फिर ये कन्वर्ट होने वालों के वफ़द बोर्ड कहाँ से आ गया? ये केवल जमीन को कब्जा करना है देश को, ये वफ़द बोर्ड खत्म करा जाए और वो सारी वफ़द बोर्ड की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति हो, सरकार की हो। तो ऐसे करके ये इतिहास को नहीं भुलाना चाहिए। जितना भी इतिहास हुआ, चाहे मुगलों ने हमारे पास अत्याचार किया, चाहे अंग्रेजों ने हमारे पास अत्याचार किया, भगत सिंह को फांसी एक दिन बात की थी, एक दिन पहले कैसे लटका दिया गया? देश का बंटवारा हुआ किस लिए आधार पर कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकते हैं, फिर क्यों रह रहे हैं? अगर रहना ही था तो देश के टुकड़े क्यों करें? उस टुकड़े होने में सन 47 में कितने लोग मारे गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी महिलाएं विधवा हो गई, कितनी माताओं की गोदें उजड़ गई, कितने बच्चों के सिर पर से पिताओं का साया हट गया, किसकी माता गुजर गई, कितनी बड़ी नरसंहार हुआ। इतिहास साक्षी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास साक्षी है। 47 का कितना बड़ा कदर हुआ था, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर मुसलमान यहाँ रहना है तो बंटवारा क्यों हुआ? उतना बड़ा नरसंहार आपस में क्यों हुआ? अगर उसमें बंटवारा नहीं होता तो पाकिस्तान बांग्लादेश भारत में होता तो चाइना तिब्बत को नहीं ले सकता था हमसे, मिलकर लड़ते हम। आज तिब्बत हमारा था। ये तो देश का नाश इन लोगों ने कराया है, जिनको मान्यता दे रहा कि ये बड़े थे जी। क्या बड़े थे? देश का नाश कर गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कैसे हुआ? हमारा क्या राष्ट्र भारत जो है सन 47 में पैदा हुआ? हाँ, सन 47 में पाकिस्तान पैदा हुआ भारत से कट के, तो पाकिस्तान का राष्ट्रपिता हो सकता है, महात्मा हमारा नहीं। हाँ, राष्ट्र का सपूत तो सभी को ही होता है। स्वामी जी, अभी जो ये सिचुएशन आ गई है जहाँ पे मोदी जी को ये बोलना पड़ रहा है कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल की बचत करो, तो ये आपको क्या लगता है? तो और बढ़ेगी, और बढ़ेगी, और बढ़ेगी, समस्या तो और बढ़ने वाली है। भाई ऐसा है, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, अमेरिका कह रहा है यूक्रेन से तो रूस के तेल गैसों को उड़ाओ अंदर, और भारत कहना है ना हम साथ नहीं देगा, ताकि रूस मेरे से नाराज ना हो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को क्यों उठाया गया रात को सोए हुए मियां बीवी को? क्यों? तेल, गैस और सोना के भंडार, चांदी के भंडार भरे हुए हैं। कब्जा कर लिया दूसरे राष्ट्र, दुनिया देखती रही। क्यों नहीं किसी के राष्ट्र सत्ता का या प्रभु सत्ता का सम्मान किया गया? क्या दुनिया नहीं देख रही? चुप क्यों बैठी गूंगी होकर के? अब ईरान जो है अमेरिका कहने में नहीं चलता, उसके बाद तेल और गैस का भंडार है, वो चाइना को देता है सस्ते में, प्रतिबंध लगा रखे। उसके बीच हथियार कहाँ से है जो अमेरिका युद्ध विराम कर रहा है? युद्ध उसने अमेरिका ने स्टार्ट किया, फिर युद्ध विराम क्यों किया? कि गले गले आ गई, मट्टी पलीत हो गई एक सुपर पावर की, जबकि इजराइल और अमेरिका दो लड़ रहे, वो अकेला लड़ रहा है। क्या? उसके बाद रडार नहीं है, उसके बाद कोई जहाज नहीं है,
कोई उसको जहाज को मारने वाली टेक्निक नहीं है। कल ड्रोन और मिसाइल से उसकी आफत कर दी। उस ड्रोन को मारने के लिए करोड़ों की मिसाइल छोड़नी पड़ रही है, उसको वो करना पड़ा। अब ईरान चाहता था कि युद्ध विराम हो ताकि मैं हथियार और जमा कर लूं। इन्होंने रूस को फंसाया है यूक्रेन में, यूक्रेन को पंप भर के। अब यहाँ ईरान को पंप भर के रूस और चीन ने इसको फंसा दिया अमेरिका को। अब अमेरिका फंस गया यहाँ। अब चीन ताइवान में हमला करेगा। अच्छा, ऐसा भी है। अब एक खतरा और आ गया जी फौजी। अमेरिका पाकिस्तान को हथियार और चाइना हथियार देके भारत में हमला करवाने वाले हैं। ये आपको हमें खतरा है, मुझे ऐसा डाउट लग रहा है जी, क्योंकि वहां अमेरिका चीन जाने का मतलब क्या था, यही था कि भाई अब भारत आगे बढ़ रहा है। इस तरह जो है दुनिया में तेल का भाव बढ़ा, भारत में नहीं बढ़ा, अब बढ़ा है। मतलब 1-1.5-2 महीने का जो है हमारे पास बजट था, जो तेल नहीं बढ़ा दिया, सब जगह तेल बढ़ गया जी। अब बजट खत्म हो गया। 3 महीने का स्टॉक हमारे पास, तो 3 महीने में से 1.5 महीना का तो स्टॉक आर्मी का है। कभी मान लो लड़ाई लगी तेल, क्या करोगे? तो 1.5-2 महीने का तो आर्मी का वो तो रिजर्व है, वो हम आपको जनता को नहीं दे सकते हैं। हर पेट्रोल पंप पर 5,000-4,000 लीटर तेल गवर्नमेंट का है, उतना होने पर बंद कर देगा, स्टॉक रखना पड़ेगा उसको, लिखित है। बाकी तेल जो है 1 महीना का जनता का है। अब गैस उतनी थी, अब जो है कि आगे माल आएगा नहीं, क्योंकि वहां से तो पहले ईरान ने प्रतिबंध लगा रखा है जी। अगर वहां से इराक को बजट कुछ पैसा दे के ला रहे हो तो अमेरिका नहीं आने दे रहा, वो घेर ले रहा है, नाकाबंदी कर दे रहा सागर में। रूस में जो तेल गैस था वहां हमला करवा रहा है, तो अमेरिका चाह रहा है कि हम मेरा ही तेल बिके, जो वेनेजुएला में कब्जा करा हूं। इसी प्रकार से उसे गुंडागर्दी चल रही है। अगर सब लोग देख रहे हैं, अब उसे चीन ने कहा ठीक है मैं ईरान में चुप रहूंगा, तुम जो है ताइवान में चुप रहना, मैं ताइवान को हड़पूंगा। अगर ताइवान को हड़प लेता है तो सेमीकंडक्टर चिप बनती है वहाँ, जो मोबाइल में, जहाज में, गाड़ी में, टीवी में, बस में, वो तुम्हारी वहाँ होंगी नहीं, तुम्हारा सारा विकास रुक जाएगा। नहीं मोबाइल बन सकता है, नहीं तुम्हारा टीवी बन सकता है, नहीं तुम्हारी मिसाइल बन सकती है, नहीं कारें बन सकती है। और सेमीकंडक्टर चिप तुम बनाना जानते ही नहीं हो, क्यों तुम नकलची हो, तुम आरक्षण वाले हो, तुम्हारे दिमाग भी नहीं है। तुम्हारे पास 90 नंबर का दिमाग को विदेश चला गया, उसको नौकरी नहीं मिली यहाँ। जबकि नौकरी में मेरा विचार है कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। हाँ, विद्या पढ़ाई में होना चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ पढ़ाई में आरक्षण वैसा नहीं होगा। जिसको आरक्षण होगा वो बच्चा घर में नहीं रहेगा, वो हॉस्टल में रहेगा। और आरक्षण गरीबी पे होना चाहिए, जाति पर नहीं। इस प्रकार से अगर अभी भी ध्यान देते हैं, हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक्शन लेना चाहिए, महामहिम जो है प्रधानमंत्री को लेना चाहिए कि किसी भी जाति में या किसी भी पक्ष में ऐसा नहीं, केवल देश पर ही हित को देखना चाहिए। अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, आप भी सुरक्षित हैं। अगर देश ही सुरक्षित नहीं है तो न कोई महात्मा सुरक्षित है, न हिंदू सुरक्षित है, न मुसलमान सुरक्षित है, न सिख सुरक्षित है, न ईसाई सुरक्षित है, न बुद्धिस्ट सुरक्षित है। फिर तुम किसका पक्ष लोगे? क्या मुसलमान पाकिस्तान का पक्ष लेंगे? युद्ध होगा तो क्या हिंदू मरेंगे, मुसलमान नहीं मरेंगे? जब मुसलमान मरेंगे तो फिर क्यों पाकिस्तान का समर्थन करते हो? अब यहाँ का नमक खाते हो, यहाँ का समर्थन करो। हम भारत के हैं तो भारत के साथ हम कंधा लगा खड़े हैं, तन से भी और मन से भी और धन से भी। हमारे पास जो पैसा है हम उसको भी खर्च करेंगे देश के लिए, हम ऐसा नहीं वो करेंगे। इसलिए जो है जो बड़े बड़े मान्यवर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय और हमारे जो रक्षा मंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, इनको चाहिए कि देश पर जो समस्या आने वाली है इसे समझ के अमेरिका के कहने में न चलकर रूस से दोस्ती करो पक्की, और वहाँ से तेल गैस मंगाओ ताकि ये समस्या हल हो। और सोना खूब खरीदो, गाड़ी घोड़ों में चलाओ, और सेमीकंडक्टर यहीं बनाओ, ताकि अगर ताइवान चाइना कब्जा होगा तो चाइना देगा नहीं तुम्हें, तुम क्या करोगे? यही बनाने की उसकी टेक्निक लगाओ। इन पढ़े लिखे लड़का लड़कियों को बाहर मत जाने दो, इनको इनाम दो और यही उन चीज़ों को बनवाओ। मेरा यही अनुरोध है जनता से भी और ये सरकारी तंत्रों से भी, और हमारे जो ऊंचे पदों में बैठे हुए हैं गणमान्य लोग, चाहे वो ग्रस्त मार्ग के हों, चाहे वो संन्यास भ्रष्ट मार्ग के हों, बड़े बड़े बुद्धिमान महात्माओं में भी बैठे हुए हैं, उन सबसे अनुरोध है कि देश की सुरक्षा के लिए हमें एक कदम उठाना चाहिए और देश को बचाना चाहिए। उसमें हम भी जो सबसे होगा तन मन धन से हम योगदान पूरा करेंगे, और आप भी करेंगे, और प्रत्येक जनता को देश की सुरक्षा और देश का
रक्षा करने के लिए योगदान पूरा देना चाहिए। स्वामी जी बहुत बहुत श्री धन्यवाद, गंगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े ही ऊर्जावान शब्द स्वामी जी के, और निश्चित ही तौर पे ये लोगों को प्रेरणा देंगे, पूरे सभी समस्त देशवासियों को इनके शब्द प्रेरणा देंगे। धन्यवाद।